गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि ऑफिस में एक बिल्कुल सीधी सादी सी बातचीत अचानक एक बड़ी बहस में कैसे बदल जाती है, या फिर एक छोटा सा फीडबैक किसी को हफ्तों तक परेशान करता रहता है। आज हम इसी के पीछे जो एक छिपा हुआ कोड है ना, उसे डीकोड करने वाले हैं। मतलब ये समझेंगे कि हम इंसान एक दूसरे से बात कैसे करते हैं और क्यों अच्छी नीयत के बावजूद अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब मतलब हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों को बदल सकता है। आज हम जिस टूल किट से इसे समझेंगे उसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। इसे 1950 के दशक में एरिक बर्न ने बनाया था, लेकिन ये आज भी लीडरशिप ट्रेनिंग और काउंसलिंग में उतना ही पावरफुल है। ये हमें एक तरह का कह सकते हैं कि एक्सरे विजन देता है, जिससे हम बातचीत की ऊपरी सतह के नीचे देख पाते हैं। एक्सरे विजन, वाह, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तो चलिए इस एक्सरे मशीन को चालू करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम सबके अंदर तीन अलग अलग ईगो स्टेट्स होते हैं, या कह लें कि तीन किरदार हैं: पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। और मजेदार बात यह है कि इनका हमारी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे दिमाग में तीन तरह की आवाजें हैं। पहली है पेरेंट की आवाज। ये वो आवाज है जिसने बचपन से अपने माता पिता या टीचर्स से सीखी हुई बातें रिकॉर्ड कर रखी हैं। इसमें नियम, कायदे और क्या करना चाहिए वाली बातें होती हैं। ये भी दो तरह की होती है। एक है क्रिटिकल पेरेंट, जो थोड़ा सख्त और आलोचक होता है। इसकी भाषा होती है, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, देर मत करो। अच्छा, तो ये वो मैनेजर हुए जो हमेशा डेडलाइन की याद दिलाते हैं। हाँ हाँ। जैसे कोई बॉस अगर कहे कि तुम्हें ये काम आज ही खत्म करना होगा, ये तो मतलब सीधा क्रिटिकल पेरेंट मोड हो गया। एकदम सही, बिल्कुल यही। और दूसरा है नर्चरिंग पेरेंट। ये देखभाल करने वाला, सहारा देने वाला हिस्सा है, जो कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, या तुम ये कर सकते हो। ये वो आवाज है जो हमें हिम्मत देती है। इसके बाद आती है दूसरी और शायद सबसे जरूरी अवस्था, एडल्ट ईगो स्टेट। ये सुनने में थोड़ा कंप्यूटर जैसा लग रहा है। काफी हद तक। एडल्ट हमारे पर्सनालिटी का तार्किक और डेटा पर आधारित हिस्सा है। ये भावनाएं या पुरानी सीखों से नहीं, बल्कि अभी और यहाँ की जो सच्चाई है उससे डील करता है। ये जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और एक तर्कसंगत फैसला सुनाता है। इसीलिए प्रोफेशनल माहौल में इसे संवाद का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। मतलब नो ड्रामा, सिर्फ काम की बात। जैसे अगर कोई टीम मेंबर कहता है, इस रिपोर्ट को पूरा करने में मुझे 2 घंटे और लगेंगे क्योंकि डेटा आने में देर हो गई। ये एक परफेक्ट एडल्ट जवाब है, तथ्य भी है और समाधान भी। बिल्कुल। और फिर आती है तीसरी आवाज, चाइल्ड ईगो स्टेट।
ये हमारे अंदर का वो बच्चा है जिसमें बचपन की सारी भावनाएं, डर, खुशियां और अनुभव सब भरे हुए हैं। इसका एक रूप है फ्री चाइल्ड, जो क्रिएटिव है, मजेदार है, खुलकर हंसता है, नए आइडियाज सोचता है। ये इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि दफ्तर में इसका दूसरा रूप ज्यादा देखने को मिलता होगा। हाँ, और वो है एडेप्टेड चाइल्ड। ये वो बच्चा है जिसने दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। ये या तो बहुत आज्ञाकारी होता है, हर बात पर जी सर कहता है, या फिर विद्रोही बन जाता है, नियमों को तोड़ता है, शिकायत करता है। जब कोई कर्मचारी फीडबैक सुनकर डिफेंसिव हो जाता है और कहता है हमेशा मुझे ही क्यों कहा जाता है, वो असल में अपने एडेप्टेड चाइल्ड मोड से बोल रहा होता है, जो महसूस कर रहा है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। वाह, तो हमारे अंदर ये 3 किरदार लगातार मौजूद हैं। लेकिन जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब क्या होता है? ये किरदार एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ये 2 लोगों के बीच संवाद की एक इकाई है। ये 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला और आसान है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। इसमें बातचीत की लाइनें समानांतर चलती हैं। आपने जिस अवस्था से सवाल पूछा, सामने वाले ने उसी अवस्था से जवाब दिया। जैसे मैनेजर एडल्ट मोड में पूछता है ये काम कब तक पूरा होगा, और कर्मचारी एडल्ट मोड में जवाब देता है कल शाम 5 बजे तक। बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। सही। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ बातचीत की लाइनें एक दूसरे को काट देती हैं। आपने तो एडल्ट की तरह बात की, लेकिन जवाब चाइल्ड या पेरेंट की तरफ से आ गया, और बस यहीं से बातचीत पटरी से उतर जाती है। इसका एक उदाहरण सोचता हूँ। मान लीजिए मैनेजर एडल्ट मोड में पूछता है इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं वो सोर्स से मैच नहीं हो रहे, क्या हम इसे देख सकते हैं? ये एक सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है। बिल्कुल। लेकिन अगर कर्मचारी एडेप्टेड चाइल्ड मोड में चला जाए और जवाब दे आप हमेशा मेरी गलतियां ही निकालते हैं, तो हो गया क्रॉस ट्रांजैक्शन। मैनेजर तथ्य की बात कर रहा था और कर्मचारी वो भावनाओं और पुराने अनुभवों पर प्रतिक्रिया दे रहा था। संवाद वहीं टूट गया। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा एडल्ट मोड में ही रहना चाहिए? क्या कभी कभी नर्चरिंग पेरेंट या फ्री चाइल्ड से जवाब देना जरूरी नहीं होता? जैसे मान लीजिए कोई टीम मेंबर परेशान है, तो क्या एडल्ट की तरह ये कहना सही होगा कि भावनाओं को अलग रखो और काम पर ध्यान दो? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। नहीं, एडल्ट हमेशा सही जवाब नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ सबसे जरूरी है। अगर आपका साथी परेशान है तो नर्चरिंग पेरेंट बनकर ये कहना कि मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लो, ज्यादा असरदार होगा। लक्ष्य सिर्फ एडल्ट बनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किस स्थिति में कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त है। टकराव तब होता है जब अवस्थाएं अप्रत्याशित रूप से क्रॉस हो जाती हैं। ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। और वो तीसरा टाइप कौन सा था जो सबसे जटिल है? वो है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। इसमें एक छिपा हुआ संदेश होता है, मतलब कहा कुछ और जाता है और मतलब कुछ और होता है। डबल मीनिंग बातचीत। रुकिए, तो इसका मतलब जब कोई बॉस बड़ी विनम्रता से कहता है आपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था, तो वो एक ही वाक्य में 2 अलग अलग लोगों की तरह बात कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सामाजिक स्तर पर ये एक अडल्ट फीडबैक जैसा लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसके अंदर एक क्रिटिकल पेरेंट का संदेश छिपा है, जो कह रहा है तुम्हारा काम अच्छा नहीं था। और यही वो ट्रांजैक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, शक और असुरक्षा पैदा करते हैं, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि वो किस बात पर प्रतिक्रिया दे। ये सब समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये हमारे चेहरे पर, हमारे बात करने के तरीके में भी दिखता है? क्या कोई बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकता है कि हम पेरेंट मोड में हैं या चाइल्ड? बिल्कुल लगा सकता है। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, इंटरपर्सनल स्टाइल्स। इंटरपर्सनल स्टाइल हमारे व्यवहार का वो बाहरी रूप है जो दुनिया देखती है। ये इस बात का नतीजा है कि हम ज्यादातर समय किस ईगो स्टेट में रहते हैं। ये हमारी आदत बन जाती है। अच्छा, तो हमारी अंदर की सेटिंग हमारे बाहर के इंटरफेस को तय करती है। एकदम। सोचिए, एक व्यक्ति जो ज्यादातर समय क्रिटिकल पेरेंट मोड में रहता है, उसका बाहरी स्टाइल कैसा होगा? वो कंट्रोलिंग होगा, आदेश देने वाला, जिसे हम ड्राइवर स्टाइल कह सकते हैं। उसका फोकस सिर्फ नतीजों पर होगा। और जो ज्यादातर नर्चरिंग पेरेंट में रहता है, उसका स्टाइल सपोर्टिव होगा, टीम को साथ लेकर चलने वाला, रिश्तों को अहमियत देने वाला होगा।
उसे हम एमिएबल या मिलनसार स्टाइल कह सकते हैं। वो टकराव से बचेगा और माहौल को खुशनुमा रखने की कोशिश करेगा। और अडल्ट मोड वाला, वो तो जरूर एनालिटिकल या विश्लेषक टाइप का होगा, डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक पर चलने वाला। परफेक्ट। उसका स्टाइल एनालिटिकल होगा। वो कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू को जांचेगा। और आखिर में, जो व्यक्ति अपने फ्री चाइल्ड से ज्यादा जुड़ा है, उसका स्टाइल एक्सप्रेसिव होगा। वो क्रिएटिव होगा, ऊर्जा से भरा होगा, बड़े बड़े आइडियाज के बारे में बात करेगा और लोगों को प्रेरित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दफ्तर में जो टकराव होते हैं वो सिर्फ क्रॉस ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इन स्टाइल्स के टकराव की वजह से भी होते हैं। एक ड्राइवर बॉस को अपनी एक्सप्रेसिव टीम मेंबर से दिक्कत हो सकती है। बॉस को लगेगा कि ये सिर्फ बातें करता है, काम नहीं, और टीम मेंबर को लगेगा कि बॉस बहुत बोरिंग है और क्रिएटिविटी को मार रहा है। यही तो असली जड़ है। मुझे एक मीटिंग याद है। एक सीनियर मैनेजर जो पक्के ड्राइवर थे, उन्होंने पूछा इस प्रोजेक्ट का फाइनल आउटकम क्या होगा। टीम में एक डिजाइनर थी जो बहुत एक्सप्रेसिव थी। उसने जवाब दिया, सोचिए हम एक ऐसा अनुभव बना सकते हैं जो यूजर को खुश कर दे। मैनेजर ने दोबारा पूछा, नतीजा क्या होगा, नंबर क्या है? और वो बोली, नंबर्स की चिंता क्यों करे, फीलिंग जरूरी है। आप सोच सकती हैं कि उस मीटिंग का माहौल कैसा हो गया होगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी दुनिया, उनके स्टाइल बिल्कुल अलग थे। तो इन सब का निचोड़ क्या है? जब हम इस पूरी जानकारी को एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? निचोड़ ये नहीं है कि हमारे अंदर 3 लोग बैठे हैं। असली निचोड़ ये है कि हमारी ज्यादातर गलतफहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम वर्तमान में बात ही नहीं कर रहे होते हैं। हम या तो अपने अतीत से जवाब दे रहे होते हैं, यानी पेरेंट की सीखी हुई बातें या चाइल्ड की पुरानी भावनाएं, या फिर हम दूसरे व्यक्ति के अतीत पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अडल्ट मोड में रहना असल में उस पल में, उस बातचीत में 100% मौजूद रहने की एक प्रैक्टिस है। और इन स्टाइल्स को समझना हमें यह सिखाता है कि सिर्फ अपनी बात कहना काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि सामने वाला किस भाषा में समझता है। एक एनालिटिकल व्यक्ति को डेटा चाहिए और एक एमिएबल व्यक्ति को भरोसा। या चाइल्ड का लेबल लगाना नहीं है। इसका असली मकसद बातचीत की गतिशीलता को समझना है। ये हमें एक भाषा देता है, एक ढांचा देता है, जिससे हम ये विश्लेषण कर सकें कि कोई बातचीत सफल क्यों हुई या असफल क्यों हुई। जब कोई मीटिंग खराब हो जाती है तो हम बस ये कहने के बजाय कि वो मुश्किल इंसान है, ये देख सकते हैं कि शायद वहाँ एक क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन हुआ था या हमारे इंटरपर्सनल स्टाइल्स में टकराव था। ये हमें समस्या को व्यक्ति से अलग करके देखने की ताकत देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। समस्या इंसान में नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन में है। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। हमने बात की कि अडैप्टेड चाइल्ड ईगो स्टेट आज्ञाकारी या विद्रोही हो सकता है। अब जरा सोचिए, कार्यस्थल पर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जो एक ही व्यक्ति को, जो पहले बहुत आज्ञाकारी था, उसे धीरे धीरे विद्रोही बना दे। और ये बदलाव उस व्यक्ति के बारे में कम और उस माहौल या सिस्टम के बारे में क्या ज्यादा बताता है?